इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा सीएचओ एग्जाम का रिजल्ट है वो 31 अक्टूबर को जारी होने के चांस है। रिजल्ट जारी होने के बाद आपको मालूम है रिजल्ट आएगा रैंक वाइज। तो उस रैंक वाइज रिजल्ट से आप कैसे चेक करोगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो रिजल्ट जारी होने पर मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म है वो कैसे फिल करना होगा, और विभाग की ओर से डीवी को लेकर जब भी लिस्ट आएगी, अपडेट आएगी, तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए जिन भी कैंडिडेट को सीएचओ एग्जाम या एनएचएम के कोई भी कैडर के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो या राजमेष के पदों में वर्दी को लेकर हो या फिर आपके डीवी को लेकर हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी 31 अक्टूबर को सीएचओ और अन्य जो भी एनएचएम के रिजल्ट आए तो उनमें आप कैसे चेक करोगे कि आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कैसे चेक करना है, आप सेफ जोन में है या नहीं है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे रिजल्ट आने पर इस यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि डीवी के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, वो जानकारी मैं आपको कल भी बता चुका हूं। और इसके बाद बहुत स्टूडेंट को ये डाउट हुए कि जहाँ प्रमाण पत्र में शपथ पत्र की आवश्यकता होती है तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उस पर भी एक वीडियो लेके आइए। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही बात करने जा रहा हूँ कि जहाँ पर आपको शपथ पत्र या अन्य प्रमाण पत्र चाहिए, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र हुआ है या जाति प्रमाण पत्र को लेकर शपथ पत्र हुआ है या कूट रचित को लेकर शपथ पत्र हुआ, तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या लिखना है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। और कुछ स्टूडेंट को यह भी डाउट आया कि हम अगर स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर पाए तो फिर ऑफलाइन कैसे भरेंगे, उसके लिए चार्ज है वो कैसे कटेगा, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं। जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा है कोई बात नहीं, मैं आज फिर से बता देता हूं। इसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या बताऊंगा, एक्स्ट्रा में आज के वीडियो में बताऊंगा कि जो प्रमाण पत्र है उनको शपथ पत्र को लेकर आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। आप देख सकते हैं, अभी आपको मैं स्क्रीन पर पहले बता देता हूँ, ये शपथ पत्र के फॉर्मेट दे रखे हैं, इसको कैसे फिल करना है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो पहले तो जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से दस्तावेज ये तो तैयार करने ही है, क्योंकि ये जो अभी आपको स्क्रीन पर दस्तावेजों की लिस्ट दे रखी है, ये जो पिछली सीएचओ एग्जाम हुई थी एनएचएम के अकॉर्डिंग अंडर में, उसमें जब डीवी हुआ था तो उसमें जो चेकलिस्ट जारी की गई थी उसमें जो लिखा हुआ था वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें देख सकते हैं 1 नंबर पॉइंट पर आपका लिखा हुआ है हाई स्कूल या सेकेंडरी मैट्रिक की अंक तालिका आपको तैयार रखनी होगी, और 2 नंबर पर लिखा हुआ सीनियर सेकंड यानी कि 12th की। अब आपने देखा होगा कहीं कहीं पर अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही होता है, तो कहीं कहीं पर अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होता है। तो जिनके अंक तालिका और प्रमाण पत्र आप अपनी मार्कशीट देख लीजिए, उसके ऊपर लिखा होता है, जिनका एक ही होता है तो उनके लिखा होता है अंक तालिका प्रमाण पत्र, और जिनके अलग अलग होता है तो फिर उनके पास अलग अलग होगी। तो जिनके एक ही है तो उनको वो एक ही लेके जाना होता है डीवी के समय, जिनके अलग अलग होती है तो फिर उन्हें वो दोनों लेके जाना होता है, अंक तालिका प्रमाण पत्र दोनों। अब सभी चीज आपको ओरिजिनल भी लेके जानी होती है और उनके फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये उपाधि और प्रमाण पत्र 10th और 12th का दे रखा है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है। इसके बाद आपने जो भी कोर्स कर रखा है, चाहे वो जीएनएम का हो, बीएससी नर्सिंग का हो, पोस्ट बेसिक का हो, बीएएमएस का हो या सीसीएच का हो, जो भी कोर्स कर रखा है उसकी आपको अंक तालिका दिखानी होगी। अब अगर इसमें आपके 6 सेमेस्टर थे तो आपको 6 के 6 सेमेस्टर की दिखानी होगी, 2 सेमेस्टर थे तो दोनों सेमेस्टर, यानी कि जितने सेमेस्टर थे उन सभी सेमेस्टर की आपको अंक तालिका क्रम वाइज दिखानी होगी। इसके बाद जो भी आपने कोर्स किया है, अभी जो मैंने बात की है उन कोर्स में से जो भी आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया, उसका सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना होगा। इसके बाद मेन चीज़ आती है जाति प्रमाण पत्र को लेकर। तो ये रही इंपॉर्टेंट बात, बहुत स्टूडेंट को ये डाउट रहता है। ये एक बात बता देता हूँ आपसे, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र डीवी के समय इसलिए मांगा जाता है जिससे कि प्रूफ हो सके, आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट मिल सके, और ये भी प्रूफ हो सके कि आप राजस्थान के निवासी हो, क्योंकि फॉर्म होते हैं वो अन्य स्टेट वाले भी स्टूडेंट भर सकते हैं। तो वो जब भरते हैं उनका सिलेक्शन होता है तो उन्हें जनरल से सेलेक्ट किया जाता है। अब आपको अपनी कैटेगरी से सेलेक्ट होना है,
तो उसका प्रूफ देना होता है आपको एक तो जाति प्रमाण पत्र का कि आप कौन सी कैटेगरी से। जाति प्रमाण पत्र से ये प्रूफ होता है कि आप ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, एमबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, कौन सी कैटेगरी के हो, ये प्रूफ होता है। और मूल निवास प्रमाण पत्र से ये प्रूफ होता है कि आप राजस्थान के निवासी हो। इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र तो एक बार बनता है, उसके बाद वो जीवन पर्यंत वैलिड होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी को। लेकिन जाति प्रमाण पत्र होता है ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी वालों के लिए 1 साल से ज़्यादा पुराना हो जाता है, उसके बाद वो शपथ पत्र के माध्यम से काम चला सकते हैं, और वो भी शपथ पत्र के माध्यम से अधिकतम 3 साल तक काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी के हो तो कोई बात नहीं, आपका एक बार बना हुआ है वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। अब इनका फॉर्मेट यानी कि जो शपथ पत्र दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आपका लास्ट में यहाँ पर भी लिखा होगा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में, आप 19 नंबर पॉइंट देख सकते हैं, जाति शपथ पत्र ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी। यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं और उनका अगर 1 साल से पुराना है तो वो शपथ पत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं, तो शपथ पत्र का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट, ये आपको फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा बोर्ड की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ कैंडिडेट कॉर्नर में जाओगे। अगर पुरानी वेबसाइट पे जा रहे हो तो कैंडिडेट कॉर्नर में जाइए, और नई वेबसाइट पे जा रहे हो तो वहाँ पर आपको कैंडिडेट कॉर्नर के नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको जाना होगा, वहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। अब इस फॉर्मेट को फिल कैसे करना होता है, तो शपथ पत्र जाति प्रमाण पत्र को देखो, मैं इसके बाद आपको अपना नाम लिखना होता है, आपके पिता का नाम लिखना होता है, आप कौन से स्थान से हो, आपकी जाति कौन सी है वो आपको लिखना होता है। फिर आपको यहाँ लिखना आप जाति कौन सी है वो लिखोगे, और आपकी ये जाति कौन सी कैटेगरी में आती है वो आपको यहाँ पर टिक करना है और यहाँ खालिस्तान में लिखना है। क्या आपकी जाति ओबीसी में आती है, क्या आपकी जाति एमबीसी में आती है, या आपकी जाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, जिसमें भी होती है आप देख सकते हैं जो भी लागू हो उसका उल्लेख करें। यानी कि यहाँ पर आपको जो भी आपकी जाति आती है, यानी कि आप जो जिस भी कास्ट से हो वो कास्ट कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर लिखनी होती है। इसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर आपको इन 3 में से टिक करना है, यानी कि ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस में से जो भी आपकी कैटेगरी है। यहाँ पर लिखा हुआ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, और वो भी ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस। तो जिस भी कैटेगरी से आते हो उस पर आपको टिक करना होता है। इसके बाद लिखा हुआ मेरा पुराना जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक इतने को जारी हुआ। अब ये जो 3 नंबर पॉइंट है ये आपके जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है उनके लिए, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस वाले सर्टिफिकेट बनाते हैं उनके लिए भी यही फॉर्मेट है, और जो जाति प्रमाण पत्र का शपथ पत्र बना रहे हैं उनके लिए भी यही फॉर्मेट है। अब आपको यहाँ करनी क्या करना, अगर आप जाति प्रमाण पत्र का शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहे हो तो आपको यहाँ मेरा पुराना जाति प्रमाण पत्र पर टिक करना है, और किस दिनांक को जारी हुआ वो दिनांक आपको लिखनी होगी। फिर आपको लिखनी होगी मैं दिनांक इस तक कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो उस पर टिक करना है, और आता हूँ या आती हूँ, जो भी आप मेल है तो आता हूँ और फीमेल है तो आती हूँ। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर करने और शपथकर्ता के। इसके बाद सत्यापन में भी आपको मैं के बाद आपको अपना नाम, शपथ ग्रहित सत्यापित करता हूँ कि मैंने उपरोक्त विवरण दिया है वो सही और सत्य है, शपथ पत्र में उल्लिखित समस्त जानकारी सही है, यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी, मेरा चयन निरस्त किया जा सकेगा, और यहाँ शपथकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। तो ये है जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट। अब किसी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आपने देख लिया होगा, और ये फॉर्मेट आपको कहाँ पर मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक बार बना हुआ होता है, वो जीवन पर्यंत वैलिड होता है, और वही आपको ओरिजिनल भी लेके जाना होता है और फोटोकॉपी साइड भी लेके जाना होता है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट टीएसपी का है या शहरिया का है तो उन्हें वहाँ के क्षेत्र का होने का, निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद आता है चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र आपके टोटल 3 बने होने चाहिए, जिसमें से एक चरित्र प्रमाण पत्र तो आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का होना चाहिए, और 2 चरित्र प्रमाण पत्र आप अपने 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से बनवाना होगा। अब चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट, जिसमें आप देख सकते हैं प्रमाणित किया जाता है कि श्री, कुमारी, श्रीमती जो भी हैं, चाहे श्री हो, कुमारी हो, श्रीमती हो, उस पर टिक करना होता है। और जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनाता है वो यहाँ पर आपका नाम लिखते हैं, आपके पुत्र, पुत्री, पत्नी जो भी है वो नाम लिखते हैं, फिर निवासी लिखते हैं, यानी कि आप किसके पुत्र यानी कि पिता का नाम ये लिखा जाता है। उसके बाद आप कहाँ के निवासी हो वो लिखा जाता है।
मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जो सामने वाला राजपत्रित अधिकारी है या शिक्षण संस्थान है, जो भी कितने महीने या कितने वर्षों से जानते हैं, वो वहाँ पर ये लिखेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनका नैतिक चरित्र उत्तम है, और यहाँ पर डेट लिखेंगे और यहाँ कार्यालय की मूर्त सहित सिग्नेचर किए जाएंगे। तो चरित्र प्रमाण पत्र का भी फॉर्मेट ये है, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। और बाकी सीएचओ या एनएचएम की कोई भी डीवी को लेकर जब भी लिस्ट आएगी तो उसमें भी बता दिया जाएगा आपके फॉर्मेट है वो कैसे होने चाहिए, और उसमें आपको क्या लिखना है वो आपको समझ में आ जाएगा। और वो लिस्ट भी जब भी आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा 31 अक्टूबर को जब आपका रिजल्ट आएगा सीएचओ का, तो उसमें आपको कैसे चेक करना है फाइनल सिलेक्शन के लिए आप सेफ जोन में है या नहीं है, वो भी मैं आपका रिजल्ट आने पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। इसके बाद आप देख सकते हैं विवाह प्रमाण पत्र, यानी कि जो मैरिड हैं उनके लिए उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने होते हैं। अब कुछ कैंडिडेट कहेंगे हमारा विवाह 2006 से पहले हुआ है तो हम मैरिज सर्टिफिकेट कैसे दिखाएं, पहले तो बनते ही नहीं थे। देखो, जो अभी बन रहे हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देंगे। लेकिन जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ तो उनके सामने भी एक फॉर्मेट होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मेट। ये आप देख सकते हैं विवाह प्रमाण पत्र, स्टूडेंट कोष्टक में लिखा हुआ जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। और ये घोषणा पत्र हैं, ये आपके 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित होना आवश्यक है। इसमें जो चीज़ पूछी गई है वो आपको सब चीज़ लिखनी होती है, या तो ये फिल करना होता है या ये फिल करना होता है। और अगर आप अविवाहित हैं तो आपको अपना नाम लिखकर अविवाहित हूँ, या विधुर है तो वो लिखना होता है, तलाकशुदा है तो वो या दे रखा है, यानी कि जो भी कॉलम आपके लिए बैठ रहा है वो आपको लिखना होता है। उसके बाद शपथकर्ता के हस्ताक्षर और यहाँ पर डेट लिखनी होती है। तो विवाह प्रमाण पत्र का भी फॉर्मेट आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड बोर्न बिफोर 1 जून 2002 और आफ्टर 1 जून 2002, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट के बाद 1 जून 2002 से पहले बच्चों की संख्या और 1 जून 2002 के बाद बच्चों की संख्या कितनी है, उसको लेकर आपको अपना प्रमाण पत्र है वो भी प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद चाइल्ड डिक्लेरेशन का भी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। और आपको प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में तलाक डिक्री हो, विधवा हो, स्पोर्ट्स हो, विकलांग हो, भूतपूर्व सैनिक, जो भी आपने देखो, आपके जो जो दस्तावेज की जांच की जाएगी वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग जांच की जाएगी। यानी कि जिनका उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं किया है वो दस्तावेज आपके मान्य नहीं होंगे, केवल वही दस्तावेज मान्य होंगे जिनका उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है। अब अगर आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी से बेनिफिट चाहिए और आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय वहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, नो लिखा है, तो अब आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट दिखाओगे तो वो आपका मान्य नहीं होगा। और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में यस लिखा है, वहाँ डिटेल भरी है, तो यहाँ आपका प्रमाण पत्र वो मान्य हो जाएगा। और सभी चीज़ आपको ओरिजिनल भी दिखानी होती है और फोटोकॉपी भी दिखानी होती है। इसके बाद आपका आता है अटेस्टेशन फॉर्म। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे कि अटेस्टेशन फॉर्म का फॉर्मेट कैसा होता है, तो उनको मैं बता देता हूँ। जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है उसका फॉर्मेट कैसा होता है, तो आप देख सकते हैं ये आपका स्क्रूटिनी फॉर्म का है, और इसके बाद ये है आपका अटेस्टेशन फॉर्म का। स्क्रूटिनी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म दोनों का फॉर्मेट आपको बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये है फॉर्मेट आपका अटेस्टेशन फॉर्म का, ये भी आपको फिल करना होता है और वहाँ पर लेके जाना होता है। इसमें जो जो चीज़ दे रखी है वो सभी आपको फिल करनी होती है, नाम, प्रजेंट एड्रेस, होम एड्रेस। इसके बाद आपका यहाँ जो भी एड्रेस दे रखा है वो फादर्स डिटेल आपको लिखनी होती है, नेशनलिटी लिखनी होती है। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लिखना होता है। इसके बाद जो जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पूछा गया है वो सभी आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देनी होती है, यानी कि जो चीज़ यहाँ पूछी गई है वो सभी चीज़ आपको लिखनी होती है। लास्ट में आपको अपना साइन करना होता है, और यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ आपका सिग्नेचर होना कंपलसरी है। और मैं आपको बता देता हूँ आपको आधार कार्ड भी लेके जाना होता है, और आधार कार्ड वो वाला जिस पर QR कोड अंकित होना चाहिए। इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म अगर आपने ऑनलाइन फिल किया है तो उसकी प्रिंट निकाल कर आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा आपको रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जानी होती है।
और एडमिट कार्ड भी जहाँ तक मुझे लगता है लेके जाना हो सकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आपको कुछ दस्तावेज में ऐसा लगे कि ये आपको लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, इस तरह का अगर कन्फ्यूजन होता हो तो उस कंडीशन पर आपको क्या करना, वो लेके जाना चाहिए, वही बेटर रहेगा। क्योंकि देखो, अगर जब आपका डीवी होता है और वहाँ पर आपके एक दो दस्तावेज ज़्यादा हो जाते तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन एक दो दस्तावेज कम हो गए तो फिर वो आपको नेक्स्ट राउंड में बुलाएंगे, फिर आपको वापस से चक्कर निकालना होगा। इससे बेटर यही होगा कि अगर आपको किसी भी दस्तावेज में ऐसा डाउट लगे कि ये लेके जाना है या नहीं लेके जाना, क्योंकि 2-3 पेज ज़्यादा होने से कोई भार नहीं होने वाला है, तो उस कंडीशन पर आप वो डॉक्यूमेंट लेके चले जाइए। ज़्यादा डॉक्यूमेंट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हुआ नहीं कहेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा क्यों लेके आए, इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन कम हो गया तो फिर वो आज ज़रूर पूछेंगे कि ये दस्तावेज़ आपने क्यों नहीं दिखाया। फिर आपको नई डेट दे रखी होगी, उस डेट में आपको वापस आना होगा, दस्तावेज़ दिखाना होगा। जब तक आप दस्तावेज़ नहीं दिखाओगे आपकी भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, वहीं पर रोक दी जाएगी। तो अटेस्टेशन फॉर्म भी देख लिया। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है हस्तलिखित। अब ये हस्तलिखित का फॉर्मेट कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो चीज़ बताई जाती है वो प्रूफ के साथ बताई जाती है, ऐसे ही हवाबाजी नहीं की जाती है। तो आप देख सकते हैं ये है आपका फॉर्मेट हस्तलिपि नमूना वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट इस प्रारूप का प्रिंट लेकर नमूना वाक्य को स्वयं की हस्तलिपि में लिखकर हस्ताक्षर करें तथा परिनिरीक्षा फॉरम में निर्धारित स्थान पर अपलोड करें, बिना नोटरी स्वप्रमाणित। यानी कि हस्तलिपि नमूने में कोई भी नोटरी की आवश्यकता नहीं है। अब ये आपको कैसे फिल करना होगा, देखो ऊपर हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी प्रारूप में आपको ये चीज़ यहाँ पर लिखनी होगी हिंदी में। यानी कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की भर्ती, अब आप कौन सी भर्ती के लिए डीवी करवा रहे हैं, दस्तावेज सत्यापन क्या सीएचओ के लिए करा रहे, एएनएम के लिए करा रहे, जीएनएम के लिए करा रहे, लैब टेक्नीशियन के लिए करा रहे, अकाउंट असिस्टेंट के लिए करा रहे हैं, कंपाउंडर आयुर्वेद के लिए करा रहे, जो भी एग्जाम के लिए आप दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हो उस एग्जाम का नाम आपको यहाँ लिखना होगा। फिर आगे लिखा, मैं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध हुआ हूँ, बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए वाक्य मेरे द्वारा अपने हस्तलिपि में स्वयं लिखकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी पहचान सत्यापित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड द्वारा मेरी हस्तलिपि के इस नमूने को उपयोग किए जाने में मैं सहमत हूँ। मेरी हस्तलिपि निम्न प्रकार है। यानी कि जब आपके आवश्यकता होती है तब वो हस्तलिपि नमूना देख सकते हैं, और उसके लिए आप देख सकते हैं हिंदी प्रारूप में आपको क्या करना होगा, ये सभी चीज़ आपको वापस से नीचे लिखनी होती है। मैं अभ्यर्थी का नाम, यानी कि आपको अपना नाम लिखना होता है, पुत्र श्री स्टूडेंट के पिता का नाम लिखना होता है, उसके बाद आपके एग्ज़ाम के रोल नंबर लिखने होते हैं, यानी कि जिस एग्ज़ाम का डीवी करवा रहे हैं उस एग्ज़ाम के आपको रोल नंबर लिखने होते हैं। उसके बाद आवेदन क्रमांक, यानी कि आपने जो एग्ज़ाम का डीवी करवा रहे उसके एप्लीकेशन नंबर लिखने होते हैं। शपथपूर्वक ये घोषणा करता हूँ कि भर्ती का नाम, एग्ज़ाम का नाम लिखना होता है, भर्ती के लिए निर्धारित सभी पात्रताओं को पूरी करता हूँ, ये चीज़ आपको यहाँ हिंदी में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। इसके बाद ये सेम चीज़ आपको इंग्लिश में भी लिखना होगा। परफॉर्मा आपको दे रखा है, यहाँ से आपको पूरी चीज़ इंग्लिश में लिखनी होगी कि आई आपका जो भी नाम है वो सन ऑफ श्री आपके फादर्स का नाम। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा, और उसके बाद आगे की सेम चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी होगी, और लास्ट में आप जिस एग्ज़ाम की डीवी करवा रहे हो उस एग्ज़ाम का नाम लिखना होगा। और आपको नाम वही लिखना है जो आपके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर दे रखा है, उसमें क्या लिखा वो सेम चीज़ आपको लिखनी होगी, और उसके बाद आपको यहाँ साइन कर देना। ये आपका है हस्तलिपि नमूने का प्रारूप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आता है, आप देख सकते हैं हस्तलिखित के बाद आता है शपथ पत्र कूट रचित संबंधित। इसका फॉर्मेट कैसा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि आपके जो भी दस्तावेज है वो सभी सही है, इसको लेकर आपसे एक शपथ पत्र लिखवाया जाता है। तो वो कैसा होता है उसका भी मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए, एक तो बात। दूसरी, नॉन जुडिशियल स्टाम्प 10 रुपये का। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भर्ती में पात्रता जांच हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रमाणिकता के संबंध में आपसे जो शपथ पत्र लिखवाया जाता है उसमें मैं आपको अपना नाम लिखना होता है, फिर यहाँ आपको अपने पिता का नाम लिखना होता है, फिर 1 नंबर पॉइंट में लिखा मुझे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती जो भी आपका एग्जाम हुआ जिसमें आपको डीवी के लिए बुलाया उस एग्जाम का नाम लिखना होता है। मैं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है, उसमें आपको डीवी के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उक्त भर्ती में मेरे रोल नंबर, यानी कि आपको अपने रोल नंबर लिखने होंगे, तथा आवेदन क्रमांक, यानी कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म लिखने होते हैं।
अब कुछ स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि हम अभी रोल नंबर गुम हो गए या फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म गुम हो गए, एप्लीकेशन फॉर्म गुम हो गया तो अब एप्लीकेशन नंबर कैसे प्राप्त करें। तो रोल नंबर तो आपने जो एग्ज़ाम दिया उसकी कार्बन कॉपी तो आपके पास होगी मार्कशीट की, उसके ऊपर रोल नंबर लिखे होते हैं, वहाँ से भी आप अपने रोल नंबर लिख सकते हैं। अगर वो कार्बन कॉपी आपके पास नहीं है तो आप एक बार SSO ID में माई रिक्रूटमेंट में जाइए, क्योंकि DV तक हो सकता है आपको गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाए, तो वहाँ से भी आप अपने रोल नंबर देख सकते हैं। नहीं तो फिर एप्लीकेशन नंबर की बात करें तो एप्लीकेशन नंबर तो आप SSO ID में जाइए, माई रिक्रूटमेंट में जब जाओगे तो आज तक आपने जितने भी फॉर्म फिल किए वो सभी हिस्ट्री आपके सामने होगी, और उसमें जिस एग्ज़ाम का आप DV करवा रहे हैं उस एग्ज़ाम के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर टिक कर देना है और आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर है वो ले सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी मूल दस्तावेज वैध और विधिमान्य हैं, कूट रचित नहीं है, मेरे द्वारा कोई तथ्य और दस्तावेज छुपाया नहीं गया है। यहाँ ऑनलाइन की बात हो रही, एक तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उसकी बात हो रही है, और दूसरी जो आप SSO ID के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे उसकी बात हो रही है। तो पात्रता जाँच और दस्तावेज हेतु ऑनलाइन आवेदन में जो आपने जानकारी दी है वो सभी ओरिजिनल है। अगर कोई कूट रचित पाई जाती हैं तो मेरे द्वारा तथ्य कोई दस्तावेज छुपाया नहीं गया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज कूट रचित पाया जाता है तो बोर्ड को मेरी अभ्यर्थना रद्द करने का और विधिवत कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए सहमति प्रदान। यानी कि अगर आपका कोई दस्तावेज कूट रचित पाया जाता है, ऐसा लगता है कि ये जाली दस्तावेज है या इसमें कोई एडिट किया गया है, तो उस कंडीशन पर आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी और आप पर कार्रवाई करने का भी पूर्ण अधिकार होगा बोर्ड के पास। इससे आपको ये इसलिए लिखवाया जाता है शपथ पत्र। इसके बाद यहाँ आपको सिग्नेचर करना होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ सत्यापन में भी लिखा हुआ है, मैं सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त घोषणा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है, कोई भी तथ्य छुपाया नहीं है। यदि उनमें कोई तथ्य या दस्तावेज भ्रामक पाए जाते हैं तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा, और यहाँ पर शपथ ग्रहीता के हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो ये आपका था फॉर्मेट कूट रचित दस्तावेजों को लेकर। अगला पॉइंट है जाति शपथ पत्र, जिसका उल्लेख मैं आपके ऑलरेडी कर चुका हूं, तो इसलिए इस पॉइंट को मैं स्किप कर रहा हूं। इसके बाद RNC सर्टिफिकेट या अन्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जो भी, यानी कि अगर आप CHO के DV करवा रहे हो तो उसके लिए जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र है, चाहे वो RNC का हो या राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जो भी है, वो आपको दिखाना होगा। और उसके बाद 21 नंबर पॉइंट पर अन्य प्रमाण पत्र, चाहे वो कोई भी आपसे मांगे जा रहे हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे। तो ये था आपका CHO के DV के लिए जिन दस्तावेज में शपथ पत्र है तो उनके लिए फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कट ऑफ कम जा सकती है। देखो, माना कि आपको मालूम है NHM CHO में 1300 पदों में वृद्धि की गई है, नॉन TSP में 600 के करीब, TSP में 650 के करीब, ऐसे कुछ पदों में वृद्धि की गई है। अब इन 1300 पदों में से वृद्धि कट ऑफ पहले के तुलना में कम जाएगी। मैं पहले कहने का मतलब पिछली NHM का नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी पदों में वृद्धि से पहले अगर जो रिजल्ट आ जाता तो उसमें जो कट ऑफ जाती उससे तो कम रहेगी। उससे कम रहने का पीछे का कारण क्या है आप देख सकते हैं। माना कि अब मैंने माना कि जैसे कि आपको मालूम है 150 नंबर का पेपर था, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का था और आपका 450 नंबर का पेपर था। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू मान रहा हूँ, सपोज दैट अगर आपकी जनरल की कट ऑफ 250 जाती, अब इससे कम जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें 1300 और कैंडिडेट शामिल हुए, तो उस वजह से कट ऑफ भले ही 10-5 नंबर कम जाए। अब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो उस हिसाब से 250 से 240 भी जा सकती है। वो जितनी भी जाए, चाहे 10 नंबर कम जाए, 15 नंबर कम जाए, कम ही जाएगी। और दूसरी बात, अभी तक जो रिजल्ट आए हैं NHM के 8 रिजल्ट आए, उनमें कट ऑफ से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बोर्ड को स्टूडेंट ही नहीं मिले जितने पद है उतने। सिर्फ 8 में से एक कैडर ऐसा था जिसमें जितने पद है उससे ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई हुए। बाकी 7 कैडर में तो जितने पद थे उतने स्टूडेंट ही क्वालिफाई नहीं हुए। अब जहाँ तक मुझे लगता है CHO में शायद ही ऐसी कंडीशन आएगी, क्योंकि इसमें स्टूडेंट ने भी परीक्षा 72,000 के करीब दी थी, लेकिन फिर भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इस बार आपको मालूम है मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला 40% वाला रूल है और SC ST के लिए 35% वाला रूल है। इस वजह से पद खाली रह रहे हैं।
अब बायोमेडिकल इंजीनियर में 54 पद है, वो 54 के 54 पद खाली रह रहे, एक भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुआ उस एग्ज़ाम के लिए। यानी कि ऐसा एक भी कैंडिडेट नहीं था जिसके 40% बन रहे हो, या SC ST का कैंडिडेट जिसके 35% बन रहे हो। 40% का मतलब ये हुआ कि आपके काट काट के 150 में से 60 क्वेश्चन तो कंपलसरी राइट होने चाहिए। अगर 60 से कम सही हो रहे हैं तो आप रिजल्ट का वेट ना करें, क्योंकि आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रखा है 60-40% वाला, वो क्रॉस नहीं हो रहा है। फिर बोर्ड को पद खाली रखना पड़े, वो पद खाली रख देंगे लेकिन आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। SC ST के लिए मिनिमम 53 क्वेश्चन सही करने कंपलसरी है। उसके बाद चेक करेंगे मेरिट के आधार पर कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब CHO का रिजल्ट आएगा तो वो भी रैंक वाइज आएगा, तो उसमें आपकी कौन सी रैंक है और उस रैंक से फिर आप कैसे चेक करोगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो जब रिजल्ट आएगा 31 सितंबर के करीब आने के चांस है, तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। कुछ रिजल्ट 31 सितंबर को जारी हो जाएंगे NHM के, तो कुछ रिजल्ट NHM के नवंबर के फर्स्ट वीक तक जारी हो जाएंगे, और जैसे ही रिजल्ट आ जाएंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और उन रिजल्ट की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ स्टूडेंट, मैं हर वीडियो में ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी ये बात पता होनी चाहिए। देखो, कुछ स्टूडेंट के डाउट आए थे NHM का जब रिजल्ट आया था 8 कैडर के, तो उनको ये डाउट था कि हमारे 40% से ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन हमारा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, जबकि लिस्ट में तो सिर्फ 6-7 कैंडिडेट के नाम है। अब लिस्ट में 6-7 कैंडिडेट के नाम इसलिए होते हैं क्योंकि वही स्टूडेंट है जो 40% से ज़्यादा क्वालिफाई हुए। अब अगर आपके 40% से ज़्यादा बने हैं और फिर भी आपका लिस्ट में नाम नहीं है, इसका मतलब आपने एक गलती की है। वो गलती है 10% वाला रूल। यानी कि अगर आप भी अपने पेपर में, फिर चाहे आपके 70-80% भी क्यों नहीं बन रहे हो, तो भी आप अयोग्य हो जाओगे एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आपको भी एक बार चेक कर लीजिए, जिसका भी CHO या जिस भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है, वो एक बार ओमर शीट की कार्बन कॉपी चेक कर लीजिए। जब आप कार्बन कॉपी चेक करोगे तो आपको मालूम है टोटल 150 क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन के आगे 5 गोले हैं। तो आपको ये चेक करना है 150 में से टोटल ऐसे कितने क्वेश्चन है जिसमें आपने एक भी गोला गहरा नहीं किया। और ऐसे अगर 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, क्योंकि यही रूल है कि क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा अगर क्वेश्चन में आपने गोले गहरे नहीं किए हैं तो आपका रिजल्ट अयोग्य हो जाएगा। तो आप जब चेक करोगे आपको पता चले कि 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपने गोला गहरा नहीं किया, तो आपका भी रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। और अगर ऐसे 15 से कम क्वेश्चन हैं तो उस कंडीशन पर क्वेश्चन आपका 1/3 नंबर है वो काट लिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट को ये डाउट आता है कि कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसके नंबर क्या बोनस मिलते हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है तो उसमें क्वेश्चन डिलीट होता है तो उस ऑब्जेक्शन के जो क्वेश्चन के नंबर हैं, जो क्वेश्चन डिलीट हुआ उसके सिर्फ उसी को ही मिलेंगे जिसने ऑब्जेक्शन लगाई है। तो ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो जिसने ऑब्जेक्शन लगाई है और उसके बाद अगर क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो ना तो उसके बोनस नंबर मिलते हैं और ना ही जिसने ऑब्जेक्शन लगाई है सिर्फ उसी को मिलते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन डिलीट होता है उसके नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला आपको रिजल्ट की PDF में भी देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं की फैक्टर। की फैक्टर कैसे निकलता है, देखो आपके 150 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का। अब अगर मैं कहूँ 150 के 150 क्वेश्चन सही है, एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, तो की फैक्टर से ये 3 नंबर कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। की फैक्टर का ये फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले लिखा होता है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपका पेपर कितने नंबर का है, 450 का। इसके बाद लिखा होता है टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 150, फिर इनटू टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 150। इसके बाद लिखा होता है नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। अब मैंने अभी कहा क्या, एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, तब आप 150 लिखोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कितना आ रहा है, आपकी वैल्यू आई 3, तो ये यहाँ से 3 आई। अब अगर 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाए या 3 क्वेश्चन, मैं मान लेता हूँ कि 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, 3 क्वेश्चन डिलीट हुआ, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि कितने नंबर, 9 नंबर। अब ये 9 नंबर बोनस नहीं मिलते हैं, और ना ही ऐसा है कि किसी को नहीं मिले, ऐसा भी नहीं है। ये जो 9 नंबर है ये बाकी के जो क्वेश्चन है 150 में से 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, वैलिड क्वेश्चन कितने हुए 147, तो ये 147 क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। कैसे, इसी फॉर्मूले से, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 450, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 150, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 150। यहाँ पर वैलिड क्वेश्चन में आप 150 की जगह 147 लिखोगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। अगर पेपर में 3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो कैसे नंबर मिलते हैं वो बता रहा हूँ। अब 150 से 150 कटेगा, 450 से 147, जो वैल्यू आएगी वो 3 दशमलव में कुछ आएगी। तो जो दशमलव के बाद वैल्यू आई है
वही आपके जो मार्क्स है, जो क्वेश्चन डिलीट हुए उनके मार्क्स है वो बाकी के साथ इस तरह से पर क्वेश्चन के हिसाब से बटे हैं। तो जिनको भी ये लगता बोनस मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बोनस वोनस कुछ नहीं मिलता है। अब किसी को भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आज मैंने आपसे चर्चा की है, एक तो कि डीवी के समय कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं, उनके फॉर्मेट है वो शपथ पत्र वाले जिनमें फॉर्मेट चाहिए उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी दे दी है। इसके अलावा रिजल्ट कब तक आएगा ये भी बता दिया है। कट ऑफ के कम रहने के कारण भी बता दिया है। कट ऑफ से ज़्यादा मायना ये रखता है कि जितने पद है उतने स्टूडेंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तक 8 कैडर में से 7 कैडर में तो जितने पद है उतने स्टूडेंट भी क्वालिफाई नहीं हुए, बाकी रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। और इसके अलावा रिजल्ट आने के बाद स्क्रूटिनी फॉर्म कैसे भरना होगा उस पर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और रिजल्ट आने पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको रैंक से कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा अगर अभी भी किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एनएचएम के पदों में वर्गीकरण का जो नोटिफिकेशन वो आ चुका है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मैं डाल चुका हूँ। 6 कैडर में पदों में वृद्धि की गई है। अब राजमेंस को लेकर अगर कोई नोटिस आएगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बता दिया जाएगा।